नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं स्वागत करती हूं आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नारायण नारायण में। मेरे साथ यहां पे देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ जी मौजूद हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम नारायण नारायण में। आज हम बात करेंगे राहु ग्रह की। ये जो ग्रह है ये एक तामसी ग्रह है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं नारायण जी से। तो नारायण जी, आज हम चर्चा करने वाले हैं राहु ग्रह की। तो मैं चाहती हूं कि आप हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में इस ग्रह के बारे में कुछ जानकारी दें। राहु ग्रह, जिसके नाम सुनते ही लोगों को लगता है कुछ गलत होगा। स्वर भानु नाम का राक्षस शुक्राचार्य के आदेश से गुप्तचर के रूप में देवताओं के मंडली में पहुंचा, जब मोहिनी के रूप के अंदर विष्णु अमृत बांट रहे थे। तो सबको अमृत मिलना था, लेकिन उसके पास एक चुंबकीय शक्ति थी, वो तामसी प्रवृत्ति का था और वो रूप बदलने में माहिर था। तो उसने मोहिनी के रूप में विष्णु को पहचान लिया कि ये विष्णु है, तो वो अमृत कलश लेकर भागा। जब वो अमृत कलश लेकर भागा तो उसको अमृत लेने की शिकायत सूर्य और चंद्रमा ने कर दी। सूर्य और चंद्रमा की कंप्लेंट पर भगवान विष्णु ने राहु का वध किया, उसका सर अलग हो गया, लेकिन तब तक अमृत उसके अंदर जा चुका था। तो उसका आधा मुख भाग वो अमर हो गया, नीचे का भाग जो कट गया वो केतु रह गया। तो राहु और केतु दो हो गए। स्वर भानु नामक राक्षस के दो हिस्से हुए, एक हिस्सा राहु कहलाया, एक हिस्सा केतु कहलाया। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि सौर मंडल में नहीं है, आकाश में नहीं है, आकाश गंगा में नहीं पाया जाता है, इसे छाया ग्रह कहते हैं। पृथ्वी के नॉर्थ पोल को राहु कहते हैं, साउथ पोल को केतु कहते हैं। इनकी छाया जहां पड़ती है वहां पर विपदा आ जाती है, इसलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे कुछ नहीं होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर कुछ नहीं होता है। राहु का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि कुछ अशुभ होगा, सब कुछ होगा, जबकि ये मिश्रित फल देने वाला है। इसकी सेल्फ आइडेंटिटी वीक है। ये जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उसकी शक्तियों को ले लेता है और अपने अवगुण को दे देता है। शॉर्टकट जिंदगी जीने का तरीका राहु के लोग होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में राहु का रोल ज़्यादा होता है वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में शॉर्टकट अपनाते हैं। 2 से 100 बनाने की प्रवृत्ति उनकी होती है। वो पढ़े लिखे लोग नकली नोट बनाते हैं। अगर वो एजुकेटेड भी हो जाएंगे तो उस एजुकेशन का भी नेगेटिव इफेक्ट होता है। ऐसे लोगों की कुंडली के अंदर ये देखना पड़ता है राहु किस राशि में, किस स्थान पर और किस ग्रहों को प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसी से उसकी व्याख्या होती है, क्योंकि इसकी सेल्फ आइडेंटिटी वीक है। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं राहु ग्रह के बारे में, तो ये बातें सुनकर ऐसा लगता है कि राहु ग्रह का हमारे जीवन में काफी महत्व है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राशियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि ये मंगल की राशि है। राहु इसमें एक सम रहता है, अगर बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत बुरा भी नहीं है। लेकिन मेष राशि में जिन लोगों का राहु होता है उनको जमीन के अंदर बड़ा इंटरेस्ट होता है। वो भूमि खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं। किराए की इनकम के जिनके साधन होते हैं ना, वो लोग मेष राशि वाले होते हैं। मेष राशि के अंदर जिनका राहु होता है वो लोग अपना संचय मैक्सिमम टाइम उसमें करते हैं और वो सोचते हैं कि किसी तरह से आराम के पैसे मिल जाए, मैंने वो खरीद ली, वहां से इनकम आती रहे। ये राहु को माना गया है। कुछ जगह राहु यहाँ पर इनको तामसी बना देता है। इनके स्वभाव में गर्मी आ जाती है, ये उद्दंडता करने लगते हैं, मतलब बदतमीजी से पेश आ जाते हैं और फिर उसके कारण इनकी अच्छी छवि खराब हो जाती है। तो ऐसे लोगों को अपने राहु को कंट्रोल करने के लिए पंचमुखी हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए और पंचमुखी हनुमान जी की आराधना करते वक्त सूर्यास्त के बाद करनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद उनको पंचमेवे का भोग लगाएं, क्योंकि वो रुद्र रूप है। हनुमान जी का रुद्र रूप है पंचमुखी, तो रुद्र रूप में उनकी आराधना करने से उनके इस राशि में बैठे हुए राहु को नेगेटिव इफेक्ट होना बच जाता है। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि मेष राशि के जो जातक हैं, अगर राहु के गोचर के वक्त आपको ऐसी कोई समस्या सामने आती है आपकी जिंदगी में, जैसा कि नारायण जी ने बताया, तो ऐसे समय में जरूरी है कि आप पंचमुखी हनुमान जी की आराधना करें, सब कुछ मंगलमय होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि, इसका राहु अच्छा माना जाता है। बैल की राशि है, ताकतवर, जो अपने सर से ही आदमी को घायल कर देता है। एक टक्कर मारेगा सबको ठीक कर देगा। तो क्यों? क्योंकि मुख का कारक है। तो वृषभ राशि में राहु अच्छा माना जाता है। उनकी शिक्षा बहुत अच्छी होती है। ये अपने क्षेत्र में एजुकेशन के में टॉप पर करते हैं। क्लास के अंदर जो अपने आप थोड़े में पढ़ के भी ज़्यादा एजुकेशन ले लेते हैं वो वृषभ राशि वाले होते हैं।
इनका भी ज़मीन जायदाद में बड़ा शौक होता है, ये इन्वेस्टमेंट में होते हैं, इनको अपने पास पैसे रखने में बड़ी दिक्कत रहती है। ये अब रास्ते में जाकर वो कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, फ़ोन करता हूँ तुम पहुँचा दो, तो ये अपने जेब खर्चे भी लेकर नहीं चलते। लेकिन ये अपने पैसे को संचय बहुत अच्छा करते हैं, उनका पैसा बहुत अच्छे ढंग से संचित रहता है और ये अपनी आने वाली पीढ़ी के प्रति बड़े वो रहते हैं, मन में भाव रहता है उसको कोई कमी ना हो, उसको कोई दिक्कत ना हो, तो उनके लिए संचय करते रहते हैं, अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को चंद्रमा की राशि और वृष शुक्र की राशि, बेसिकली शुक्राचार्य के दूत तो हैं ये, तो शुक्र की राशि के अंदर जब राहु होता है तो वो श्रेष्ठता को प्रदान करता है। ऐसे समय में इनको चांदी का बड़ा महत्व है। चांदी का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग चांदी के सर्प और सर्पनी किसी भी अमावस्या वाले दिन अगर भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो राहु का जो भावुकता वाला दोष है ना, जिसके कारण ये भावुक होकर गलतियां कर देते हैं, उसको कंट्रोल कर देता है। तो ऐसे लोगों को महीने में एक बार अमावस्या वाले दिन भगवान शिवलिंग के ऊपर सर्प और सर्पनी को जो चांदी में बने होते हैं उन्हें अर्पित करना चाहिए। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि वृषभ राशि के जो जातक हैं, राहु के गोचर के वक्त अगर उनको किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो एक छोटा सा उपाय है, आपको नाग नागिन का एक जोड़ा जो कि चांदी का बना हुआ हो उसको शिवलिंग पे अर्पित करना है, यानी कि भगवान शिव को अर्पित करना है। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि, राहु इसके अंदर थोड़ा सा परेशान रहता है। ये राशि बुध की राशि है, यहाँ पर सरकार से और सगे संबंधियों से उसको दिक्कत आती है। अगर वो कोई सरकारी काम करने वाले हैं तो उसमें गिरावट आ जाती है, उसमें रुकावट आ जाती है, उसके अंदर बार बार छेड़खानी होती है, पेपर क्लियर नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी के पैसे अटक गए, कहीं लेन देन खराब हो गया, तो राहु यहाँ परेशान करता है। ऐसे लोगों को अपने सगे संबंधियों से फाइनेंशियल लेन देन नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो कहते हैं तू रिश्ता ख़त्म कर ले, पैसे मत मांग। तो जहाँ हो प्यार न कीजिए व्यापार, ये सिद्धांत किसी पे लागू होता है तो राहु पर हो। तो राहु को वो राहु जो मिथुन राशि में है, मिथुन राशि के राहु को अगर श्रेष्ठ करना है तो अपने व्यापार के, अपने लेन देन के संबंधों को अपने सगे संबंधियों से ना करे और सरकारी काम में किसी की सहायता से अपना काम करवाए। स्वयं करने जाएंगे तो उसमें गलतियां हो जाएंगी। इन लोगों को बेसिकली इसका सर कटा था, तो ये गणपति की आराधना से खुश होता है क्योंकि गणपति का भी सर कटा था। तो गणेश जी को मनाने से, गणेश जी को भोग लगाने से, हाथियों को गन्ना खिलाने से उन लोगों को बहुत लाभ होता है, उनके कार्य सिद्ध होने लगते हैं। ऐसे लोगों को ये काम जरूर करना चाहिए कि हाथियों की सेवा करनी चाहिए, गणेश जी को भोग लगाना चाहिए, इससे उन्हें बहुत लाभ होता है। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जो जातक हैं, राहु का गोचर उनकी राशि पे चल रहा है, ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि लेन देन के मसले में आप ज़्यादा ना पड़ें, और अगर पढ़ भी रहे हैं तो बहुत सोच विचार करके पढ़ें। साथ ही एक उपाय भी है, अगर परेशानियां बढ़ती जा रही हैं तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं, गणपति की आराधना कर सकते हैं, साथ ही गन्ने खिला सकते हैं आप हाथियों को, हाथी की सेवा कर सकते हैं। एक तरीके से जानवरों की सेवा करने का लाभ भी आपको मिलेगा और दूसरी तरफ राहु महाराज भी आपसे खुश रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि, इसमें राहु अच्छा माना जाता है। ये चंद्रमा की राशि है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उसने चंद्रमा को ढक लेता है, ये चंद्रमा पे कंट्रोल कर लेता है, उसके ऊपर ग्रहण लगा देता है, उसमें राहु अच्छा माना जाता है। इन लोगों को धन संपत्ति संचय के अलावा है ना, जो दूसरे प्रकार इन्वेस्ट, कोई म्यूचुअल फंड में कर रहा है, कोई शेयर मार्केट में कर रहा है, कोई ये कहते हैं अपने किसी के साथ साझेदारी में कर रहा है, उसमें कर रहा है, लेकिन इनमें अविश्वास की प्रवृत्ति होती है, ये किसी के साथ ज़्यादा देर नहीं चल पाते, तो कई बार इनकी फिल्म बनती है कि ये धोखा दे देता है, ये विश्वास के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे भी बात करेंगे, मेरे से भी बात करेंगे, और कब हम दोनों से बात करना बंद कर देंगे, किसी तीसरे से बात कर लेंगे, तो जिसके कारण इनकी फिल्म खराब हो जाती है। ये ऐसे लोग कहते हैं कि भाई इससे बात मत करो, ये तो कभी भी धोखा दे देता है। तो कर्क राशि में जिन लोगों का राहु होता है उन लोगों को अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए, नहीं तो ये किसी भी स्तर पर पहुँच जाए, इनकी छवि खराब रहती है। इसके लिए इनको चंद्रमा का एक उपाय करना होता है। ऐसे लोगों को अमावस्या वाले दिन, ऐसे लोगों को अष्टमी वाले दिन, अमावस्या और अष्टमी वाले दिन किसी भी ज़रूरतमंद को जूते दान करने चाहिए, सॉक्स दान करने चाहिए, जुराबे दान करने चाहिए, जूते दान करने चाहिए, चप्पल दान करने चाहिए। तो इससे उनकी ये प्रवृत्ति कंट्रोल होती है और ये अपने कार्य में सिद्ध हो जाते हैं।
तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि कर्क राशि के जो जातक हैं और राहु का गोचर आपकी राशि पे है, कोई समस्या खड़ी हो रही है, लोगों पे को आप पर विश्वास नहीं हो रहा, आपने लोगों का विश्वास खो दिया है, तो ऐसे समय में ज़रूरी है कि आप लोगों को, जो ज़रूरतमंद हैं, जो भीख मांगते हैं या जो आपकी जानकारी में है, जिसको सच में ज़रूरत है, उसको जूते दान करिए, उसको मोजे दान करिए, इस तरह की चीज़ें दान करिए जिससे आपको लाभ मिले। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि में राहु की स्थिति को जानते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सिंह राशि में राहु कमज़ोर है। जो बच्चे अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं, शादी के बाद उनको छोड़ के चले जाते हैं, या भाइयों से 3 भाई इकट्ठे रह रहे हैं, एक भाई अलग रह रहा है, वो औरों से अलग रहता है, तो ये प्रियजनों से अलग करने का कारक है। सिंह राशि में जिन लोगों का राहु होता है वो परिवार के साथ मिलकर चल नहीं पाते, उनकी कूटनीति अच्छी होती है, वो राजनीति में अच्छा काम करते हैं, वो सोशल में अच्छा काम करते हैं, लेकिन पारिवारिक रूप से कमज़ोर माने जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि मतलब ये कितना भी प्रयास करें इनको जश्न नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये अपने प्रियजनों को नाराज़ करके रखते हैं। बाकी और रिश्तों के लिए तो सब कुछ करते हैं, अपने प्रियजनों को नाराज़ कर देते हैं, जिसके कारण इनको वो वैल्यू नहीं मिल पाती जो वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को बहुत संभल के चलना चाहिए। इस राहु को हम लोग कभी भी अच्छा नहीं मानते। सिंह राशि का राहु आदमी को अपयश भी दिलाता है, उसके ऊपर कई बार लांछन लग जाते हैं, ब्लेम लग जाता है, उल्टे सीधे आरोप लग जाते हैं, कोर्ट कचहरी थाने में फंस जाता है, बाद में चाहे निकल आए लेकिन एक बार तो विवादित हो जाता है। तो इन लोगों को उस राहु को कवर करने के लिए छोटे छोटे से उपायों में से एक ही उपाय लगता है, वो है कि इन लोगों को अपने घर में किसी भी रूप में चांदी का हाथी रखना चाहिए और चांदी के बर्तन को अपने नियमित जीवन में प्रयोग करना चाहिए। अगर ये अपने उस व्यवहार में और परिवार में अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें किसी को चांदी का गिफ्ट दें तो उससे भी उन्हें लाभ होता है। ऐसे लोगों को एक सुंदर सा सर्प बनवाकर, अभी जो सोमवती अमावस आती है, सोमवती अमावस वाले दिन भगवान शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए, जो कि 1 साल तक इनकी रक्षा करता है। सोमवती अमावस को भगवान शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ सर्प उनको 1 साल तक किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से बचाने की कारक होता है। इन लोगों का एक स्वभाव और होता है, ये व्यक्तिगत रूप से धन कमाने के लिए कोई भी तरीका अपना लेते हैं, तो इससे भी अपयश मिलता है, तो इसमें भी लाभ होता है। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि सिंह राशि के जो जातक हैं, हो सकता है कि राहु के गोचर के वक्त आपके परिवार के साथ आपका तालमेल कुछ ज़्यादा अच्छा ना बैठे, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप शिवलिंग पर एक चांदी का बना हुआ सर्प अर्पित कर दें, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। साथ ही नियमित रूप से अगर आप खाना खा रहे हैं तो कोशिश करें कि चांदी के बर्तन में उस खाना खाएं, इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ये तो हो गई राशियों की बात। इस सिलसिले को फिलहाल हम अभी यहीं रोकते हैं और बात करते हैं हर ग्रह के साथ आता है हर रत्न के बारे में बात करते हैं। तो नारायण जी, राहु के साथ, राहु एक ग्रह है, उसके साथ ऐसा कौन सा रत्न है जो जुड़ा हुआ है, जो लोग धारण करें तो उनको आराम मिले? राहु के साथ एक रत्न जुड़ा हुआ है जिसे गोमेद कहते हैं, जो गौमूत्र के समान माना जाता है। ये राहु का स्वयं का रत्न है। जब कभी राहु की स्थिति ऐसी हो कि वो आपके नियमित जीवन के अंदर असफलता दे रहा है, सफलताएं नहीं मिल रही, आप कोर्ट कचहरी थाने में फंस गए हैं, आप अनिद्रा के रोगी हो गए हैं और आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से हर काम के अंदर डिले होने लगे हैं, तो गोमेद धारण करना चाहिए। 6.25 रत्ती का गोमेद रिंग फिंगर में पहनने से लाभ होता है। इसके पर मेटल इफेक्ट नहीं होता, ये सोने और चांदी में एक जैसा होता है। अक्सर लोग चांदी में ही पहनते हैं। इसका एक दूसरी प्रजाति होती है गार्नेट को पहनने से भी वही लाभ होता है। भारत के अंदर गोमेद प्रचलित है, लेकिन यूरोप के देशों के अंदर गार्नेट पहना जाता है। इसे गार्नेट को पहनने से भी वही रिजल्ट मिलता है। वो जामुनिया कलर का होता है, ये गौमूत्र कलर का होता है। ये रत्न आपको आपकी विपदाओं से, आपकी समस्याओं से लड़ने में सहायक होता है, इसलिए गोमेद को पहनने की सलाह दी जाती है। राहु का अपना रत्न है, इसको धारण करने से कोई नुकसान नहीं होता है। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि अगर कोई है जो राहु ग्रह से ज्यादा ही पीड़ित है और उसको मन है कि वो चाहता है कि कोई रत्न धारण कर वो उस चीजों से छुटकारा पा सके, तो जरूर ज्योतिष की सलाह अनुसार आप बात करिए और गोमेद रत्न को धारण कर सकते हैं। अब वापस आते हैं राशियों के सिलसिले पर और बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि ये राहु की अच्छी राशि है। राहु यहाँ पर अपने जन्म स्थान, अपने पूर्वजों के मान सम्मान को बढ़ाने वाला हो। जो लोग
अच्छे पद पर पहुंचते हैं, सरकार में भी अच्छे पद पर होते हैं, राजनीति में अच्छे पद पर होते हैं, किसी विभाग में बहुत अच्छे उत्तरदायित्व वाले होते हैं, वो कन्या राशि वाले राहु के होते हैं। जिनका राहु कन्या राशि में होता है उन लोगों को उच्च पद प्राप्त होता है। वो परिवार में और बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा काम करते हैं। वो अपने पूर्वजों के लिए, अपने दादा परदादा, अपने पिता, अपने माता के नाम से अच्छी चीज़ें बनवाते हैं। लोग उनके नाम से पहचाने जाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई ये कहते हैं उसके पिता जा रहे हैं, या कि ये कौन जा रहे हैं, कि ये फला के पिता जा रहे हैं। तो वो इतना काम करते हैं कि उनके नाम से उनके माँ बाप की पहचान होती है। ये अपने जन्म स्थान को, अपने पूर्वजों को, अपने दादा परदादाओं को बहुत महत्व देते हैं, और ये उनके लिए करें तो उनके लिए श्रेष्ठता का भाव होता है। तो ऐसे लोगों को अपने जन्म स्थान को मान देना, अपने कुल देवी देवताओं को मनाने से उनका लाभ होता है। राहु इस राशि में सम है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता। बुध की राशि है, तो ऐसे समय में गायन का बड़ा शौक हो जाता है। ऐसे लोगों के अंदर संगीत का बड़ी नॉलेज होती है। उनको कोई सिखाए नहीं सिखाए, लेकिन ये गाते जरूर हैं। बाथरूम सिंगर से ड्राइंग रूम सिंगर से फिर महफिल के सिंगर में पहुंच जाते हैं, लेकिन ये गाते जरूर हैं। गाने के शौकीन होते हैं, गायक हो ना हो लेकिन गाने के शौकीन होते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने कभी भी ये महसूस करें कि ये डिप्रेशन हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, इनके काम में बाधा आ रहा है, तो धर्म स्थान के अंदर इनको संगीत की चीज़ें देनी चाहिए। कोई हारमोनियम, कोई ढालक, कोई ढोलक, तानपुरा, कोई बाजे, ये सब देने चाहिए। माइक सिस्टम, साउंड सिस्टम, ये सब देना चाहिए। इसके देने से लाभ होता है। अगर ये म्यूजिक सिस्टम किसी के बर्थडे पे गिफ्ट भी दे तब भी उनको लाभ था। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि कन्या राशि वाले जो जातक है उनके लिए बहुत ही साधारण सा उपाय है। कभी मन परेशान हो तो आप गाना गाइए, संगीत को अपनाइए। इससे आपके जीवन में काफी ज्यादा आराम हो जाएगा, सफलताएं मिलने लगेंगी। साथ ही अगर आप किसी को कोई संगीत का इंस्ट्रूमेंट अगर गिफ्ट करते हैं तो ये आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा। कोई आपको गिफ्ट करे वो तो अच्छा है ही, साथ ही अगर आप भी किसी और को गिफ्ट करते हैं तो वो भी काफी उत्तम है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि ये अपने से बड़े में वियोग पैदा करता है। डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। हम अपने बड़े भाई से, अपने पिता से, अपने से बड़ों से, अपने सास ससुर से, अपने परिवार में रहने वाले जो हमारी उम्र में बड़े होते हैं, हमारे सर्कल में, हमारे समाज में रहने वाले बड़े लोग होते हैं, उनके साथ तालमेल नहीं बैठता। जिन लोगों की कुंडली में तुला का राहु होता है, ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। इस स्थिति में आदमी तरक्की तो करता है, लेकिन उसकी खुशियों के बीच में अपने लोग नहीं होते। वो लोगों को हायर करता है, 4 लोगों को बुलाता है, तुम मेरे यहाँ आना, तुम मेरे वहाँ आना, लेकिन उसके अपने नहीं होते, उसके परिवार के लोग नहीं होते, क्योंकि ये उनके साथ तालमेल नहीं बैठाया। परेशानियां हो जाती हैं। ऐसे लोगों को सरकार से भी परेशानियां उठानी पड़ती है। तो सरकारी विभाग में जैसे नमस्कार करके काम करना होता है, इन्हें नमस्ते करना आता नहीं, इन्हें तो हुक्म देना आता है, जिसके कारण ये फंस जाते हैं। भाग्य के धनी होते हैं तो धन तो कमा लेते हैं, लेकिन उस धन से ये मान खरीदना चाहते हैं। मान खरीदने से थोड़ी मिलता है, मान तो कमाया जाता है। ये एक इनकी कमज़ोर स्थिति है। ऐसे लोगों को दुर्गा जी का पाठ करना चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। कभी भी विपदा आए तो 40 दिन लगातार दुर्गा मंदिर में जाकर उनको नारियल चढ़ाना चाहिए, जिससे इनकी ये समस्याएं उनको लड़ने की ताकत देगी और ये इस समस्याओं से अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। तो जैसा नारायण जी बता रहे हैं कि तुला राशि के जो जातक हैं, राहु का गोचर का समय आपके लिए काफी अच्छा नहीं है। हो सकता है कि आपका जो जुड़ाव है वो परिवार से खत्म हो जाए या कम हो जाए, और आपके ज़्यादा दोस्त ना रहें, ज़्यादा सगे संबंधी ना रहें, ऐसे रिश्तों में खटास आ जाए। साथ ही आप काफ़ी अकेले भी महसूस करने लगे, लेकिन साथ ही आपको सरकारी विभाग से भी कुछ परेशानियां सताने लगें। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप दुर्गा जी का पाठ करें, उनका चालीसा का पाठ करें, और कोई ज़्यादा अगर समस्या काफ़ी बड़ी है तो 40 दिन लगातार अगर आप दुर्गा माँ की आराधना करेंगे तो आपके लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि, राहु यहाँ पर शत्रु विजय कहलाता है। शत्रुओं पर विजय पाता है, लेकिन शत्रु बनाता भी है। बहुत जल्दी विरोध उत्पन्न हो जाता है, बहुत जल्दी शत्रु हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति विवादों में गिर जाते हैं। पड़ोस में कोई जमीन है उसको खरीदने में लग जाते हैं, वो नहीं बेचना चाहता, किसी के जरिए खरीदना चाहते हैं, उससे शत्रुता मोल ले लेते हैं। ये विजय हो जाती है, लेकिन शत्रु के पर विजय होने के लिए शत्रु बनाना जरूर थोड़ी, लेकिन ये शत्रु बना लेते हैं। बाद में कहते हैं मैंने उसको ठीक कर दिया, मैंने उसको ठिकाने लगा दिया। शत्रु विजय तो होते हैं, लेकिन शत्रु को इकट्ठा ही क्यों करना? ये एक कंडीशन है। ये भी मंगल की राशि है, जिसके कारण क्या होता है, इनमें अहम भाव आ जाता है, क्योंकि ये 4 पैसे कमा लेते हैं। इनमें अनैतिकता बहुत पाई जाती है। ये शाम दाम दंड भेद तरीके जानते हैं अपने काम करवाने के, अपने पैसा कमाने के। किसी को ले दे के काम करवाते हैं,
किसी की कंप्लेंट कर देते हैं, जो कोर्ट के अंदर लोगों के वो डाल देते हैं ना, उसकी शिकायत डाल दे, वो ये लोग होते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि अब खुद तो परेशान होंगे, रात दिन दौड़ेंगे, दूसरे को परेशान करेंगे, समस्या खड़ी करते हैं। कि मंगल की राशि के अंदर होता है। इन लोगों को राहु से डर के रहना चाहिए, क्योंकि इस कारण कई बार ये दुश्मनी इनको जानलेवा हो जाती है और कोई इनके साथ हथियारों का प्रयोग करके इनके साथ नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके कारण बाद में चाहिए ठीक हो जाए, लेकिन एक समय तो नुकसान हो ही गया। तो उससे बचाए रखने के लिए उनका एक ही उपाय है, एक छोटा सा उपाय है। वो उपाय होता है, ऐसे लोग अपने से जो छोटे लोग होते हैं, अपने से जो कमजोर लोग होते हैं, मौका मिलने पर उनकी सहायता करें और धर्म स्थान में जाकर साफ सफाई करें। लोग बाग धर्म स्थान में पूजा करते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, कपड़े देते हैं, धन देते हैं, कि धर्म स्थान में साफ सफाई का सामान दें और वहां जाकर साफ सफाई करें। एक तरह से जो भी धर्म स्थान होते हैं, उन धर्म स्थानों में चाहे वो गुरुद्वारा हो चाहे मंदिर हो, तो गुरुद्वारे में परंपरा ज़्यादा है, लेकिन अगर ये किसी और स्थान पर भी साफ सफाई करें तो उनको लाभ होता है। तो जैसा नारायण जी बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, हो सकता है इस समय राहु के गोचर के वक्त आपको काफी परेशानी मिले, आपकी जो समस्या है, क्योंकि आपका स्वभाव कुछ बदल जाएगा। हो सकता है कि आप दूसरों के लिए समस्याएं खड़ी करना शुरुआत कर दें, तो जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो कभी न कभी उस पर खुद भी गिर जाता है। तो ऐसे समय में जरूरी है कि आप जितनी सेवा कर सकते हैं लोगों की, जितनी सेवा कर सकते हैं धार्मिक स्थानों की, उतना करें, वो आपको काफी लाभ देगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि ये बृहस्पति की राशि है। राहु को कोई नियंत्रित कर सकता है तो वो बृहस्पति कर सकता है, वो देवगुरु है, क्योंकि उसका स्थान देवताओं में हो गया है, तो वो उनको मनाए रखने के लिए सारे काम करता है। लेकिन बृहस्पति की राशि है, सात्विक राशि है, जिसके कारण ये उनके साथ तालमेल नहीं बैठा के चलते। इन लोगों को बहुत जल्दी विफलता मिलती है, जो वन टाइम में पास नहीं होते, 3-3, 4-4 बार प्रयास करने पड़ते हैं, तब उनके एग्जाम क्लियर होते हैं। जो क्लासेस के अंदर ना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, जो मेहनत करते हैं लेकिन उनके नंबर नहीं आते, वो धनु राशि का राहु होता है। यह राहु नीच का माना गया है, जैसे वृक्ष में उच्च का माना गया है, यह राहु नीच का माना गया है। ऐसे लोगों को सरस्वती की आराधना करनी चाहिए, नीले फूलों को सरस्वती को अर्पित करना चाहिए। चंदन की माला होती है, तो नॉर्मल चंदन की माला मिलती है, मैक्सिमम टाइम चंदन की माला ही मिलती है, लेकिन चंदन की माला को नीले रंग के धागे के अंदर पिरोकर धारण करने से या उसके अंदर पाठ करने से इनको इन समस्याओं का हल मिलता है। क्यों? क्योंकि ये अलग थलग पड़े हुए लोग होते हैं, सगे संबंधी इनके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। वो तो किसी काम का नहीं है, वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, वो तो अपने जोरू का गुलाम है, वो तो अपने ससुराल के हिसाब से चलता है, वो तो अपने मामा से का पैसा खा गया, वो इसका, उनकी फिल्में खराब हो जाती हैं, उनके बारे में दृश्य लोग बाग अलग बना के चलते हैं, जिसके कारण ये हमेशा परेशान और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को नीले रंग के धागे में चंदन की माला को पहनने से लाभ होता है और ऐसे लोगों को सरस्वती की आराधना करने से लाभ होता है। तो नीले फूल बृहस्पतिवार वाले दिन अगर आप सरस्वती को अर्पित करते हैं तो आप ये सोच लो कि आप अपयश से बचेंगे और आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके करे हुए प्रयास सफल हो जाएंगे। तो जैसा नारायण जी बता रहे हैं कि धनु राशि के जो जातक हैं, राहु की गोचर के वक्त कोई भी समस्या सता रही है, तो एक छोटा सा उपाय है, नीले रंग के जो धागा है उसको लें, उस धागे में चंदन के माला को पिरोएं, उसमें आपको काफी आराम मिलेगा। वो धारण करें, वो पहन कर रखें, साथ ही नीले फूल माँ सरस्वती को बृहस्पतिवार के दिन अर्पित करें, इससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि, ये राशि शनि की और मंगल की राशि है। यहाँ पर राहु को अच्छा माना गया है। ये बहुत मान सम्मान प्राप्त करते हैं। ये राजनीति के क्षेत्र में जो एक ऊंचाई पर पहुंचते हैं, वो लोग मकर राशि के वाले राहु के होते हैं। जिनके दशम के अंदर राहु हो और जिनके मकर राशि का राहु हो, वो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर ऊंचाई पर होते हैं, पक्ष में रहे विपक्ष में रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में दशम राहु था, तो सारी जिंदगी वो राजनीति में चाहे पक्ष में रहे विपक्ष में रहे, लेकिन ऊंचाई पर रहे। दशम राहु और मकर का राहु आदमी को अपने क्षेत्र में, अगर व्यापारी हैं तो बहुत ऊंचाई पर होंगे, राजनीति में बहुत ऊंचाई पर होंगे, फिल्म उद्योग में बहुत ऊंचाई पर होंगे, मीडिया में है बहुत ऊंचाई पर होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ऊंचाई पे। तो बहुत ऊंचाई पर ले जाने का जो मालिक है वो मकर का राहु है और दशम का राहु है। तो दशम का राहु होना, मकर का राहु होना सुख समृद्धि का कारक है। ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते, लेकिन अगर ये धार्मिक संस्थाओं से जुड़ते हैं, जैसे कोई संस्था है उससे जुड़ते हैं, कोई गौ सेवा से जुड़ते हैं, किसी धार्मिक कार्यक्रम से, कोई संगठन है वो गीत संगीत करता है, जागरण करता है, कोई संगठन है जो कि धार्मिक क्रियाकलाप करता है, कहीं भंडारे होते हैं, कहीं
कन्यादान होता है, कई बच्चों की शादियां होती हैं, कई सामूहिक विवाह होते हैं, उनमें इनका योगदान हो तो इनकी श्रेष्ठता और ऊंची हो जाती है। यानी कि धर्म के अंदर नियमित मंदिर इनको लाभ नहीं देता, लेकिन अगर ये सामाजिक रूप से जो उत्थान करते हैं, ऐसी धार्मिक संस्थाओं से जुड़े, किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल से जुड़े, तो इनकी ऊंचाई बहुत अच्छी होती है। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि मकर राशि के जो जातक हैं, राहु का गोचर का समय उनके लिए बिल्कुल भी ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत परेशानी अगर आती है तो ऐसे समय में आप धार्मिक स्थान में जाएं, वहाँ पे उससे जुड़ाव रखें, लोगों की मदद करें, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि ये शनि की राशि है। राहु यहाँ पर एनर्जेटिक वीकनेस का शिकार होता है। अगर राहु से लड़ने की किसी के पास ताकत है तो वो शनि है। शनि हर प्रकार से लड़ने की ताकत रखते हैं। राहु यहाँ आकर कमज़ोर हो जाता है, तो जिनकी कमज़ोर काया होती है, जिनकी हाजमा शक्ति कमज़ोर होती है, जिनकी फिटनेस बहुत डिस्टर्ब होती है, जिनको कोई भी बीमारी ज़्यादा देर तक परेशान करती है, नॉर्मल आदमी का जुकाम 3 दिन है, इन लोगों का जुकाम 15 दिन हो जाएगा। किसी को दवाई इमीडिएटली अक्सर करती है, ये टेस्ट कराते रहते हैं, इनके रोग भी डायग्नोज नहीं होते, रोगों के बारे में पता भी नहीं लग पाता और चक्कर काटते रहते हैं, कभी आयुर्वेद में, कभी एलोपैथी में, कभी होम्योपैथी में, कभी फिजियोथेरेपी के पास, लेकिन अपने रोग को कंट्रोल नहीं कर पाते। जिन लोगों को मौसम बदलते ही दिक्कत होती है, जिन लोगों का थोड़ा सा भी खान पान डिस्टर्ब करता है, वो कुंभ राशि में जिन लोगों का राहु होता है वो हो, तो ऐसे लोगों को अपना इम्यूनिटी सिस्टम बनाए रखना चाहिए। तो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए जो आजकल ये योगा चल रहा है, ये इन्हीं लोगों के लिए बना है। अपने योगा की क्लासेस ज्वाइन करें, अपने शरीर को समय दें, अपने आप को दवाइयों के बजाय प्रकृति से जोड़ें। तो ऐसे लोगों को प्राकृतिक रूप से जाएं, जब किसी के पास जाएं या किसी धर्म स्थान में भी जाएं, तो वो चीज़ों को दान दें जो रेडी टू यूज है। जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, ये प्राकृतिक है, इनको हम नहीं बनाते, इन्हें प्रकृति ने बनाया है, तो इन चीज़ों का दान दें। जब कभी अपने आप को दिक्कत महसूस करें तो धर्म स्थान में जाकर ना फल और सब्जियों का दान करें। इनको दान करने से इन्हें बहुत लाभ होगा, उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होगा। इनके बारे में हर कोई चिंतित रहता है, शर्मा जी इनका जो छोटा लड़का तो बड़ा कमज़ोर है, चर्चित भी रहते हैं कि वो तो बहुत कमज़ोर है, तो इसमें उनको लाभ मिलता है। तो प्रकृति से बनी चीज़ें जो होती है, अनाज है, फल है, सब्जी है, इनको धर्म स्थान में देने से, इनको किसी सहायता के रूप में देने से भी इनको लाभ मिलता है। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि कुंभ राशि के जो जातक हैं और राहु के गोचर के वक्त अगर कोई परेशानी इनको सता सकती है तो वो है स्वास्थ्य संबंधित परेशानी। तो ज़रूरी है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, योग करें, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। साथ ही किसी धार्मिक स्थान में वहाँ पे भी जाके सहायता करें, लोगों को ऐसी चीज़ें दें जिसमें वो इस्तेमाल कर सके, धार्मिक स्थान में उस चीज़ का इस्तेमाल होता हो, इससे आपका वहाँ पे योगदान तो रहेगा ही, साथ ही आपको इससे लाभ भी मिलेगा। अब बात करते हैं आज की आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के बारे में। मीन राशि में राहु अक्सर जिन लोगों की चीज़ें खो जाती हैं, चोरी हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, मिसप्लेस हो जाती हैं, उन लोगों का, जिन लोगों का मीन राशि का राहु होता है वो ये लोग होते हैं। ये हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं। जब भी पूछो बहुत परेशान हूँ, जब भी पूछो ये मेरे को तकलीफ है, जब भी पूछो ये परेशानी है। कभी इनके चेहरे पे स्माइल नहीं देखेंगे। ये स्माइलिंग के माहौल में कहते हैं कि जो है वो ठीक है, जो दे दिया परमात्मा ने ठीक है। कभी स्माइल नहीं करते, परेशान रहते हैं, असंतुष्ट लोग होते हैं और अपने आप से बहुत शिकायतें रहते हैं, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। जीवन में कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचा, इनकी शिकायतें बंद नहीं होती। इनको अग्नि का भी भय बना रहता है, इनको चोरी का भी भय बना रहता है। तो जिनके अक्सर होता है ना, उसके यहाँ चोरी हो गई, उसके यहाँ आग लग गई, उसकी फैक्ट्री में ये नुकसान हो गया, उसको फला चीज़ें उसके ट्रेन में गायब हो गई, वो मीन राशि के राहु वाले होते हैं। तो ऐसे लोगों को धन कभी भी यात्रा में अपने पास नहीं रखना चाहिए। यात्रा में रखा हुआ धन अक्सर चोर जिनको पहचान जाते हैं ना कि इसी के पास पैसे हैं, वो यही लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी भी अपने पास जो धन की स्थिति है ना, जो वो इधर उधर ही रखनी चाहिए। अपने घर में जो लॉकर बने ना, वो कामयाब हुए, वो इन लोगों के लिए कामयाब हुए। पहले आदमी अपने घर में जो धन छुपा के रखता था ना, वो मीन राशि के राहु वाले रखते थे। क्यों? क्योंकि चोर को पता लग जाएगा इसके घर में धन है। तो अपने आप को आर्थिक स्थिति से इसे बचाए रखने के लिए, अपने धन को उसको बचाए रख लिए, इनको पाताल के जीवों को वो भोजन करना चाहिए। जो पाताल में रहने वाले जीव कौन से होते हैं? चींटियाँ होती हैं, पाताल में रहने वाले जीव जो उसमें रहते हैं। तो ऐसे लोगों को चींटियों को आटा देना, चींटियों को क्या कहते हैं शक्कर वो डालना, एक छोटा सा उपाय इनके लिए श्रेष्ठ माना जाता है। किसी नारियल को, सूखे नारियल को खोलकर और उसके अंदर आटा, बूरा, चीनी वगैरह डालकर इसको किसी वृक्ष के पास रखने से पाताल के जीवों को उनका हिस्सा मिलता है। तो इससे इनकी परेशानी कम होती है और ये उस समस्या से लड़ पड़ते हैं।
3 प्रकार के जीवों से इनको बहुत लाभ होता है। हाथी की सेवा से, बिल्ली की सेवा से और सर्प की सेवा से। सर्प की सेवा तो नहीं हो सकती, कौन करेगा, लेकिन अगर कोई आपके अभी भी हमारे यहाँ सांप वाले घूमते हैं, कोई सपेरा घूमे, कुछ करे ना करे उसको दूध पिला दो, नहीं तो उसको ही कुछ दे दो, क्योंकि उसको दिया हुआ कम से कम सर्प के काम तो आएगा। तो बिल्लियों को दूध पिलाना, मौका मिलने पर कभी वार त्योहार पर हाथी दिखाई दे तो उनको कुछ भी खिला देना, इनको लाभ मिलता है। किसी धार्मिक स्थान पर जाएं तो किसी को दे ना दे, लेकिन हाथी को जरूर कुछ दे, तो इनसे इनको लाभ मिलता है। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि मीन राशि के जो जातक हैं और राहु के गोचर के वक्त उनको कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत साधारण सा उपाय है कि 3 प्रकार के जानवर हैं उनकी सेवा करें। पहला, हाथी को कुछ खिलाएं, जहाँ भी जब भी हाथी आपको दिखे उसको ज़रूर कुछ ना कुछ खिला दें। साथ ही दूसरा, बिल्ली जब भी आपके सामने, अधिकतर हम लोग के घर के आसपास बिल्ली हमको दिख ही जाती है, तो मौके निकाल कर उसको दूध पिलाएं, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और अंत में सांप को अगर आप दूध पिलाते हैं, वैसे अधिकतर आजकल सपेरे ज़्यादा मिलते नहीं हैं, लेकिन अगर आपको भूले भटके कहीं मिल जाएं तो उनको दूध ज़रूर पिलाएं। इन तीनों की सेवा करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। साथ ही अगर ये तीनों भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक दिन एक नारियल लें, उसको पूरा सा कट कर दें, उसके अंदर आटा भर दें और उसको आप किसी भी पेड़ के नीचे रख दें, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ये सब करने से मीन राशि वाले जो जातक हैं, यानी आप लोग जो हैं, आप लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। लेकिन इससे पहले कि हम ये आज का जो एपिसोड है इसको ख़त्म करें, अंत में मैं चाहूँगी कि कुछ और ऐसी खास बात जो सभी के लिए सामान्य हो, राहु से जुड़ी, ये आप बता दीजिए। राहु की 2 योग हैं जिनकी बहुत चर्चा रहती है। अक्सर किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, किसी विद्वान के पास जाते हैं, किसी गणितज्ञ के पास जाते हैं, किसी पंडित जी के पास जाते हैं, किसी पुजारी के पास जाते हैं, तो आपकी कुंडली में चर्चा करता है काल सर्प योग की जी, आपकी कुंडली में चर्चा करता है गुरु चांडाल योग की। ये 2 योग ऐसे हैं जो राहु के कारण बनते हैं। जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प योग बन जाता है। 100 में से 30% लोगों को कालसर्प योग होता है। कालसर्प योग साधारण नहीं होता, कालसर्प योग की बहुत ऊंचाई होती है। कालसर्प योग लता मंगेशकर के कुंडली में था, कितनी बड़ी ऊंचाई है। कालसर्प योग नेहरू जी की कुंडली में था, कितनी बड़ी ऊंचाई है। कालसर्प योग आमिर खान की कुंडली में है। कालसर्प योग मोरारजी देसाई की कुंडली में है। कालसर्प योग का एक ही माइनस पॉइंट है, वो ये कि वो पारिवारिक जीवन के अंदर है ना, जो वो टांग अड़ाता है। नेहरू के पारिवारिक जीवन को अच्छा नहीं माना जाता। लता मंगेशकर की शादी ही नहीं हुई, आमिर खान चौथी शादी की बातें कर रहे हैं। तो मोरारजी देसाई के सामने उसके बहुत सारे सगे संबंधी चले गए। तो कालसर्प योग किसी और क्षेत्र में कुछ करे ना करे, लेकिन पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं वो करता है, हस्तक्षेप करता है। आप इतनी ऊंचाई पर पहुंच पर भी पारिवारिक रूप से कमजोर हो जाते। राहु के कारण पड़े हुए इस कालसर्प योग को, कालसर्प योग में भेद है। कोई भी आदमी किसी भी कुंडली में कहता है कि आपका कालसर्प योग है, लेकिन कालसर्प योग का सीधा सा एक सिद्धांत है, राहु और केतु के बीच में जब सब ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प कहलाता है। काल के सर्प में सर्प केतु को माना जाता है, काल राहु को माना जाता है। जब काल के सर्प में सारे ग्रह आ गए तो काल सर्प योग हो गया। तो काल सर्प योग का निवारण जरूर कराएं। ये हमारे किसी भी ज्योतिर्लिंग पर संभव है, जिसमें त्र्यंबकेश्वर में ज़्यादा होता है, उज्जैन में ज़्यादा होता है, काशी विश्वनाथ में ज़्यादा होता है। तो ऐसे स्थानों पर अपने काल सर्प का वो करवाएं, क्योंकि आप किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं लेकिन पारिवारिक रूप से आप कमज़ोर हो जाएंगे। जिन लोगों को असंतुष्ट पारिवारिक जीवन मिलता है उनकी कुंडली में कालसर्प योग का योग है। दूसरा है गुरु चांडाल योग। गुरु चांडाल योग एक ऐसा योग होता है जो कुंडली के अंदर केवल एक ही स्थान पे माना जाता है। लोग बाग जैसे ही बृहस्पति का संबंध राहु से आता है गुरु चांडाल अनाउंस कर देते हैं। ज्योतिषी में गणना का खेल है, हर चीज़ हर जगह फिट नहीं होती, जो चीज़ जहाँ फिट होती है उसको वही करना चाहिए। छठे स्थान पे जब बृहस्पति राहु होगा तभी गुरु चांडाल योग माना जाएगा, इसके अलावा कहीं गुरु चांडाल योग नहीं होता। तो गुरु चांडाल योग के अंदर क्या होता है, आदमी के अंदर तामसी वृत्ति ज़्यादा होती है, दुष्ट प्रवृत्ति होती है, कुसंगति होती है। तो ऐसे लोगों को बचपन से ही पहचान लिया जाता है। क्लासेस में जो चोरी करते हैं, किसी का सामान उठा लाते हैं, पिक पॉकेटिंग करते हैं, कहीं होटल में गए तो उसका सामान रख लाते हैं, तो ये गुण बताता है कि इसके घर के अंदर है। दूसरा, आपके घर में राहु का प्रभाव क्या है, अगर आपको पहचानना है तो उसका एक सीधा सा उदाहरण है। अगर आपके घर में नॉर्मल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब पड़े हैं तो समझ लो राहु की एंट्री हो गई। आपके घर के बाहर, दरवाजे के बाहर अगर आपके जूते चप्पल फैले पड़े हुए तो समझ लो राहु की एंट्री हो गई। और आपके घर के अंदर आपके संवारने की प्रवृत्ति आपको कबाड़ी बना देती है तो आपके घर में राहु की एंट्री हो गई। तो अगर राहु को निकालना है तो अपने एक्सेस जूते चप्पलों को उठाकर फेंक दो,
घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो वेस्टेज है उनको फेंक दो, और किसी भी ढंग से कैसे भी है ना कबाड़ को इकट्ठा मत करो। आप उनका निशानी होती है कि उनकी छत पर कबाड़ होता है, उनके घर में कबाड़ होता है, तो समझ लो कि वो राहु आ गया। अगर राहु आ गया तो वो और किसी और ग्रह को नहीं रहने देगा। उनकी बरकत उसी दिन खत्म हो जाती है जब ये 3 चीजें इनके घर में हो जाती है। तो जैसा कि नारायण जी आप लोगों को जो बातें बता रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि इन बातों को आप जरूर ध्यान रखेंगे और उसका पालन भी करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी, हमारे दर्शकों को राहु ग्रह से जुड़ी इतनी जानकारी विस्तार से देने के लिए, हर छोटी संभव बात बताने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह हम दोनों फिर वापस आएंगे और बात करेंगे किसी अगले ग्रह के बारे में। तब तक के लिए आप हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।